वेलकम टू माय चैनल बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। आज चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है। चलिए इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात आती है तो क्लासिफिकेशन क्यों करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है कि हमें क्लासिफिकेशन क्यों करना है, ये क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की। ठीक है बच्चों, तो देखो इसे आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे पास जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और अगर हम उन सारे एलिमेंट्स की एक एक एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आप स्टडी करोगे तो कितने, जैसे अब 118 आज की डेट में 118 एलिमेंट्स नोन हैं, तो एक एक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो क्या होगा, नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये नहीं पॉसिबल है। तो इसी तरीके से अपनी स्टडीज़ को सिस्टमेटिक और ईजियर बनाने के लिए हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। ठीक है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि आपसे मैं कहूँ कि आपको कोई आपको केमिस्ट्री की बुक अपनी घर पे जो आपकी किताबें हैं, जो भी बुक शेल्फ है, वहाँ से आपको एक बुक ढूंढनी है, अपनी केमिस्ट्री की बुक ढूंढनी है और वो आप ढूंढने जाते हैं तो क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी बुक्स हैं, आपके घर में तो थोड़ी सी किताबें हैं, तो उनमें से आप आराम से निकाल लेंगे, उसे ढूंढ के पता लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि आप एक लाइब्रेरी में जाइए और लाइब्रेरी में से केमिस्ट्री की एनसीईआरटी 11th क्लास की निकाल के लाइए बुक, ठीक है, और आपको लाइब्रेरी में भेज दिया जाए तो वहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बहुत सारी किताबें होंगी ना। ठीक है, और अगर वो रैंडमली पड़ी हुई हैं तो आप वहाँ से किताब को ढूंढ कर नहीं ला सकते। ठीक है, अगर लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी में किताबें सिस्टमेटिक एक रैक्स में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्लासेस वाइज अगर लगी हुई होंगी तो आप फटाफट से जाओगे और बुक निकाल के ले आओगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन जो बुक का वहाँ पर किया गया है उससे क्या हुआ, आपका काम आसान हो गया, आप उसे ढूंढ पाए अपनी बुक को। ठीक है ना, ऐसे ही अगर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दें तो उनकी स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले तो क्लासिफिकेशन किया। दूसरा आता है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ना जरूरी है। किसी भी एलिमेंट की हमने क्लासिफाई कर लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब प्रॉपर्टीज की क्या जरूरत पड़ गई है। प्रॉपर्टीज की जरूरत बच्चों इसलिए होती है कि कोई भी एलिमेंट आपकी डेली लाइफ में किस तरह से यूज होगा। अगर आपको पता नहीं है, आपको अपने घर की वायरिंग चेंज करानी है, मान लीजिए, ठीक है, आप अपनी घर की वायरिंग चेंज कराना चाहते हैं, आपको अगर ये नहीं पता कि मुझे कौन से मेटल का वायर यूज करना है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वही वायर तो आप यूज करोगे, है ना। तो वो आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होगी तभी आप वायर खरीद कर ला सकते हो। ठीक, तो इसी तरह से कोई भी मटेरियल, कोई भी एलिमेंट कहाँ पर यूज होगा, किस काम में आएगा, उसकी प्रॉपर्टी आपको पहले से पता होगी, तभी आप उसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। तो इसलिए हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना भी जरूरी है और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब सबसे पहले देखो, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो कैसे पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ा कि भाई आपको सीधा हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा दिया कि भाई ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, हमने क्या करा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की गई, एक एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी हमने बोर्स थ्योरी पढ़ी, हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। तो डिफरेंट थ्योरी से को पढ़ के हम लास्ट में अपने क्वांटम मॉडल तक पहुंचे थे। ठीक है, ऐसे ही क्लासिफिकेशन भी ऐसा नहीं है जो आज की डेट में जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो बच्चों, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से बन गई। ठीक है, उसमें भी स्टेप्स हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन प्रपोज किए गए, धीरे धीरे क्लासिफिकेशन आए, डिफरेंट चेंजेस आए, उन थ्योरीज को, उन रूल्स को, उन लॉज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो लॉ दिया था वो डोबर-रेनर ट्रायड्स, डोबर-रेनर ने दिया था बच्चों। डोबर-रेनर ने क्या लॉ दिया था, देखो उन्होंने क्या कहा, ट्रायड्स का मतलब है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ट्रायड का मतलब है 3, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उन्होंने डोबर-रेनर ने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। उन्होंने क्या किया, एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए, और जैसे कि एक ग्रुप में यहां पर लिख देती हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये एक उनका ट्रायड है, एक ग्रुप है। और उन्होंने कहा कि जब इन एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर दें तो मिडिल एलिमेंट का, जो बीच वाला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक वेट अदर 2
एलिमेंट के एटॉमिक वेट के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। अर्थमेटिक मीन मतलब जैसे देखो इसका एटॉमिक वेट कितना है 7 है और पोटेशियम का कितना है 39 है। अगर हम इन दोनों की मीन वैल्यू निकालें, एवरेज निकालें, तो इस बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट आ जाएगा हमारे पास। जैसे देखो 7 और 39 है, अगर हम निकालते हैं, हम क्या करते हैं 7 + 39/2 एवरेज ले लिया हमने, तो कितना आ गया बच्चों 46/2 दैट इज 23, और 23 ही इसका एटॉमिक मास होता है सोडियम का। तो ये उन्होंने बताया, इस तरह से उन्होंने 3-3 एलिमेंट के कुछ ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं ट्रायड्स, डोबररिनर ट्रायड्स। तो उन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स लिए इन ग्रुप्स ऑफ 3, ठीक है, ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3 and showed that the atomic weight of the middle element, जो middle element है उसका जो atomic weight है was the arithmetic mean of the other two elements। ठीक है बच्चों, ये उन्होंने बताया। लेकिन इस तरह से जो ट्राइड्स उन्होंने बनाए, ये कुछ एलिमेंट्स के तो बन गए, लेकिन सारे एलिमेंट्स के इस तरह के ट्राइड्स नहीं बन पाए। ठीक है, जब सारे एलिमेंट्स के ट्राइड्स नहीं बन पाए तो जो चीज़ सब पर एप्लीकेबल नहीं हो सकती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो लॉ था ये डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि ये कुछ ही एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल हो रहा था, ये सब पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डोबररिनर ट्रायड ऑफ डोबररिनर ट्रायड्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, पूरा उसका डेफिनेशन लिख लीजिए। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये डिस्कार्ड क्यों कर दिया, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो पाया था। चलिए हो गया। इसके बाद आता है बच्चों सेकंड जो आया था वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड ने क्या किया, इन्होंने फर्दर क्या किया, जो सारे एलिमेंट्स थे बच्चों उनको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट्स। एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया न्यूलैंड ने, और उन्होंने कहा कि जब हम ऐसा करते हैं, जब सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो हर 8वां एलिमेंट, अरेंजमेंट में जो 8वां एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की जैसी होती हैं। जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सारे गामा, 7 के बाद 8वां सुर वापस सा आ जाता है, उसी तरीके से इन्होंने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल पहले जैसी, फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होंगी। ठीक है, देखो, व्हेन द लाइटर एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर increasing atomic weights, the properties of every eighth element were similar to those of the first one। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सीक्वेंस में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिख लिया। अब इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 हो गया। अब जो 8th एलिमेंट आया हमारा सोडियम, इस सोडियम की प्रॉपर्टीज किसके जैसी हैं, लिथियम के जैसी हैं। ठीक है, अगर आप बेरिलियम से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज किसके जैसी है, बेरिलियम की जैसी हैं। मतलब कहीं से भी आप गिनेंगे तो हर एक 8वां एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के जैसी होंगी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो लॉ था बच्चों, ये भी सारे एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो पाया। ये केवल एटॉमिक मास 40 तक केवल ये अप्लाई हो पाया, मतलब लाइटर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स पर अप्लाई हो पाया, उसके बाद ये नहीं हो पाया। 40 एटॉमिक वेट किसका होता है, कैल्शियम का होता है, तो हम कैल्शियम तक तो इसको ले जा पाए, लेकिन इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि हर 8वां एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। तो जब सब पर अप्लाई नहीं हुआ तो इसको भी हमें क्या करना पड़ा, ये भी डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज आया क्लासिफिकेशन में वो मेंडलीव के थ्रू आया, मेंडलीव ने बताया। तो अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा तुमने हो सकता है 9th वगैरह में पढ़ा हुआ हो मेंडलीव टेबल के बारे में बच्चों। ठीक है, मेंडलीव ने क्या किया था बच्चों अपनी पीरियोडिक टेबल में, सबसे पहले तो इन्होंने, इनका जो वर्क था, इनका वर्क किस पर बेस था, केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस था, और एटॉमिक मास के उन्होंने जो केमिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट किया था वो एटॉमिक मासेस से किया था। ठीक है, और उन्होंने सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही लगाया था। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था।
ठीक है। लेकिन जो मेन जो बेस लेके चल रहे थे वो प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर चल रहे थे। ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स उन्होंने बना के देखे थे सभी एलिमेंट्स के, और जिन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड एक जैसे बन रहे थे उन ऑक्साइड्स को और उन हाइड्राइड्स को उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा था। तो उनका जो वर्क था वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर था, और उन्होंने ऑटोमेटिकली देखा, जब उन्होंने ऐसा किया कि सारे एक तरह के ऑक्साइड्स को उन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया, एक साथ रख दिया, तो उन्होंने देखा कि ऑटोमेटिकली जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज हो गए। तो उन्होंने एक तरह से क्या किया, देखो उनकी पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले बात कर लेते हैं हम। ये उनका पीरियोडिक टेबल है बच्चों। देखो पीरियोडिक टेबल में उन्होंने ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, और उन्होंने एक लॉ दिया। उन्होंने क्या कहा कि जब हम ऐसा करते हैं कि सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तब एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। मतलब सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। जो चीज एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है कि सेम टाइम इंटरवल के बाद रेपिटेशन। तो रेपिटेशन जब होता है, तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में क्या होता है, पीरियोडिसिटी होती है। ठीक है, तो व्हेन ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है, उन्होंने देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरीके से ये वर्टिकल कॉलम्स बना दिए, हॉरिजॉन्टल रोज बना दी। हॉरिजॉन्टल रोज, ये जो आप हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हो बच्चों, इनको उन्होंने क्या कहा, पीरियड्स कहा। ठीक है, और ये जो वर्टिकल कॉलम्स आप देख रहे हो, ये आपके ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो कितने ग्रुप्स उन्होंने बनाए, उन्होंने टोटल बच्चों 9 ग्रुप्स थे। अभी इसमें आपको 8 ग्रुप्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जीरो ग्रुप, ये तो 1 to 8 ग्रुप हो गए। बाद में एक जीरो ग्रुप, जब मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था बच्चों, तब 63 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, नोबल गैसेस की डिस्कवरी तब नहीं हुई थी। ठीक, लेकिन बाद में जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो इनके पीरियोडिक टेबल में मॉडिफिकेशन कर दिया गया, और यहाँ पर एक जीरो ग्रुप, यहाँ पर एक और ग्रुप जीरो ग्रुप ऐड कर दिया गया, जिसमें कि नोबल गैसेस को रखा गया। ठीक है, तो एक जीरो ग्रुप होता है और 1 to 8 तक ग्रुप होते हैं, तो टोटल 9 ग्रुप्स होते हैं, और 7 इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स होते हैं। सारे एलिमेंट्स को उन्होंने इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया है। इससे हमें क्या फायदा मिला, उन्होंने क्या किया बच्चों, एक तो जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट किया तो उन्होंने कहीं कहीं पर ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए, कहीं कहीं पर खाली जगह छोड़ दी। किस बेसिस पर, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये इन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी, ये इन्होंने खाली स्पेस छोड़ दिया था, और यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले से बता दी गई। पहले से कैसे बता दी गई, क्योंकि यहाँ जो भी एलिमेंट होगा वो अपने ग्रुप के एलिमेंट से ही प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करेगा। तो इस अननोन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले से प्रिडिक्ट कर पाए, जिसकी वजह से इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी में हमें हेल्प मिली। ठीक है, एक तो एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने खाली स्पेस छोड़ा है बच्चों, इसलिए उन्होंने नाम भी बताया। उन्होंने कहा कि इस एलिमेंट का नाम होना चाहिए इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के बाद में आने वाला एलिमेंट। ठीक है, इका मतलब आगे, नेक्स्ट। संस्कृत का वर्ड है इका, जिसका मीनिंग होता है नेक्स्ट। ठीक है, तो इका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा, इसका नाम उन्होंने इका एल्यूमिनियम दिया। और सिलिकॉन के बाद जो एलिमेंट आएगा उसका नाम उन्होंने इका सिलिकॉन दिया। लेकिन बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुए गैलियम एंड जर्मेनियम, और इनकी प्रॉपर्टीज वैसी ही थी जैसे कि मेंडलीव ने बताई थी। ठीक है, तो उनकी पीरियोडिक टेबल ने एक तो न्यू एलिमेंट्स के प्रिडिक्शन में हेल्प करी, सिस्टमेटिक स्टडी हो गई, स्टडी को उन्होंने सिस्टमेटिक बनाया। ठीक है, दूसरा उन्होंने कुछ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स का भी करेक्शन किया था, जैसे बेरिलियम है, उन्होंने एटॉमिक वेट्स का भी करेक्शन किया था। देखो क्या क्या मेरिट्स थे उनके, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की स्टडी हमारी सिस्टमेटिक हो गई, क्योंकि एक ही ग्रुप में जो उन्होंने एलिमेंट्स रखे थे
उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। तो अगर आप एक एलिमेंट की ग्रुप की एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लेते हो तो आपको उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाएगा। तो हमारी जो एलिमेंट्स की स्टडी है वो सिस्टमेटिक हो गई। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स के प्रिडिक्शन में हेल्प मिली हमें, जो जैसे अभी मैंने बताया आपको, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम, जो कि बाद में डिस्कवर हुए। ठीक है, तो न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी में हेल्प मिली हमें। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। डाउटफुल एटॉमिक वेट्स का मतलब है बच्चों, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स डाउटफुल थे। जैसे बेरिलियम था, बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट माना जाता था वो 13.5 आता था। किस बेसिस पे? इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इसका इक्विवेलेंट होता है इक्विवेलेंट मास होता है इसका 4.5, और बेरिलियम की वैलेंसी मानी जाती थी 3। तो अगर हम 4.5 इक्विवेलेंट मास, ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट है इसका। इक्विवेलेंट वेट को अगर हम इसकी वैलेंसी यानी कि 3 से अगर हम इसको बच्चों 3 से वैलेंसी से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ रहा है? 13.5 आ जाएगा। जो कि अब 13.5 अगर हम इसका एटॉमिक मास मान लें तो बेरिलियम को जगह कहाँ मिलनी चाहिए? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में मिलनी चाहिए। भाई कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो 13.5 जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाना चाहिए। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई जगह खाली नहीं है, कोई वैकेंट स्पेस नहीं था, तो इसका मतलब वहाँ उसका को स्पेस नहीं मिलेगा, यानी कि ये जो इसका एटॉमिक मास है ये गलत है। तो बाद में इसको ठीक किया गया, इसकी जो वैलेंसी थी वो 3 की जगह इसे 2 असाइन की गई। वैलेंसी इसको 3 की जगह 2 असाइन की गई और इसका एटॉमिक मास कितना माना गया? 4.5 इंटू 2, इसको 9 किया गया। तो उन्होंने ही हेल्प इन द करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। डाउटफुल एटॉमिक वेट्स में भी उन्होंने करेक्शन किया। ठीक है बच्चों, तो ये तो उनके मेरिट्स थे, सिग्निफिकेंस थे। उन्होंने एक लॉ भी दिया बच्चों। लॉ क्या दिया उन्होंने? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्योंकि जो उनकी पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी। उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। ठीक है, और वो देख भी रहे थे कि रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो पीरियोडिकली उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिकली किस पर डिपेंड कर रही है? एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही है, एलिमेंट के एटॉमिक वेट्स पर डिपेंड कर रही हैं। तो ये उन्होंने लॉ दिया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। और ये उसके सिग्निफिकेंस थे, मेरिट्स थे कुछ इसके जो हमें फायदे मिले। अच्छा, इसके बाद भी मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में कुछ डीमेरिट्स भी थे, मतलब कुछ कमियां भी थी जिन्हें बाद में फिर इंप्रूव किया गया। ठीक है, मेंडलीव की टेबल में जो बच्चों जो डीमेरिट्स थे वो क्या क्या थे? डिफेक्ट्स थे। एक तो एनॉमलस, सबसे पहले आ जाता है एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में प्लेस दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन को उन्होंने देखो कहाँ रखा है? हाइड्रोजन को उन्होंने यहाँ फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है हाइड्रोजन को। जबकि यानी कि एल्कली मेटल के साथ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आप देख रहे हो। ठीक है, एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को रखा हुआ है। जबकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के जैसी होती हैं, एल्कली मेटल के जैसी होती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के जैसी होती है, लाइक हेलोजेंस के जैसी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिर इसको हेलोजन के साथ क्यों नहीं रखा गया? तो इसकी जो पोजिशन थी हाइड्रोजन की वो एनॉमलस थी, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट का मतलब ये है कि कहीं कहीं पर देखो, कहीं कहीं पर हमने ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया बच्चों, ये हमने बनाया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। लेकिन एनॉमलस पेयर का मतलब ये कहीं कहीं पर वो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट है, वो रूल जो है वो वायलेट हो रहा है, वो टूट रहा है रूल, वो रूल हमारा फॉलो नहीं हो रहा है ठीक से। क्यों नहीं हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि जो उनकी टेबल थी बच्चों वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थी, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो कहीं पर प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्हें इस रूल को तोड़ना पड़ा था। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखिए टेल्यूरियम और आयोडीन देखो यहाँ पर। ठीक है, टेल्यूरियम का एटॉमिक मास कितना है? 127.6 और आयोडीन का है 126.9, यानी कि ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट उन्होंने पहले रखा हुआ है।
और कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट उन्होंने बाद में रखा हुआ है। ऐसा करना क्यों पड़ा? क्योंकि आयोडीन जो होता है वो हैलोजेंस के साथ सिमिलैरिटी शो करेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसे हम यहाँ नहीं रख सकते, उसे हमें यहाँ रखना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की वजह से कहीं कहीं पर इस रूल को हमें ब्रेक करना पड़ा था। तो ये एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स था। और भी कई जगह पर था ऐसा कि जहां पर हायर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले आ रहा है और कम वाला बाद में आ रहा है। ठीक है, तो ये था एक पॉइंट। दूसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटोप, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। और आइसोटोप्स आप लोग जानते हो बच्चों, आइसोटोप क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम एटॉमिक मास के ही बेसिस पर टेबल बना रहे हैं तो फिर पोजीशन, आइसोटोप्स की पोजीशन का क्या करेंगे? जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है, 3 आइसोटोप होते हैं, तो इन तीनों को तो फिर अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन ऐसा नहीं था, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप नहीं बता पाए थे। Some dissimilar elements are grouped together while some similar elements are placed in different groups. कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे बच्चों जो कि डिससिमिलर हैं, मतलब उनमें कुछ सिमिलैरिटीज नहीं है, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, फिर भी उनको हमने एक ग्रुप में रखा हुआ है। और कुछ ऐसे थे जो सेम प्रॉपर्टीज वाले भी अलग अलग ग्रुप में आ गए थे। तो ये भी कहीं कहीं पर वायलेशन देखने के लिए हमें मिल रहा था। जैसे कि देखो, जैसे ये एल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, एल्कली मेटल के साथ कोइनेज मेटल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके साथ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज में कोई कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं है, लेकिन इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो डिससिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन अ सिंगल ग्रुप, एक ही ग्रुप में रख दिया अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को भी, तो ये भी उनका एक ड्रॉबैक था। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बाद में जब आए तो उन्होंने क्या किया, इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से उन्हें प्लेस दिया गया। पीरियोडिक टेबल में उन्हें कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाया, तो बॉटम में, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में, जैसे मैंने बताया ना नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई, तो बाद में नोबल गैसेस को एक जीरो ग्रुप इंट्रोड्यूस करके दिया गया अलग से जगह, ऐसे ही लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को भी पीरियोडिक टेबल के नीचे बॉटम में एक अलग से स्पेस दिया गया, पीरियोडिक टेबल में कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिला। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे बच्चों। ड्रॉबैक्स नोट कर लीजिए आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। मेंडलीव टेबल हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ा और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।